हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें जो नस्लें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान, ये पढ़ेंगे। और अगर क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो जो संकरण जो है, मतलब जो संकर जो किस्में होती है, छोटा सा चैप्टर है, वो भी अपन आज डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले अपन डिस्कस कर लेंगे कृत्रिम गर्भाधान। इससे पहले अपन ने कल पढ़ा था बधियाकरण। क्या पढ़ा था? बधियाकरण। पशुओं को जो है वो पशु संख्या वृद्धि करने से रोकने के लिए उनका क्या किया है? बधियाकरण। ये किस लिए किया जाता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य था, तो खेती में जो है बैल को ज्यादा काम में उपयोग लेने के लिए, और मुख्य उसका उद्देश्य था मांस उत्पादन। बधियाकरण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मांस उत्पादन। आज नेक्स्ट टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान। देखिए कृत्रिम गर्भाधान पढ़े उससे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि गर्भाधान जो होते हैं ना, वो दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? दो। ऐसे याद रख सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जो नेचुरल होता है, इसे नेचुरल भी बोल सकते हैं। एक होता है कृत्रिम, जो अपन पढ़ रहे हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। होता है प्राकृतिक, जो अपने आप से जो पशु होते हैं, मादा और नर जो है वो संभोग की जो क्रिया करते हैं, वो प्राकृतिक के अंदर आता है। कृत्रिम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो नर होता है, जो सांड होता है, जो बुल होता है, उसका जो सीमन होता है, उसका वीर्य होता है, उसको एक स्ट्रॉ के द्वारा निकाला जाता है। फिर उसको संरक्षित रखा जाता है, निश्चित तापमान होता है, वहां पर इसको रखा जाता है। जब इसको यूज में लेना, उसको वापस निकाला जाता है, वापस उसको 37 डिग्री तापमान पर लाया जाता है। ठीक है। फिर उसको जो है, जिस जो मादा है, जिसमें जो है गर्भाधान अपने को करवाना है, उसके गर्भाशय के अंदर जो है इसे जो यंत्र होता है, रेजिकुलेटर, अलग अलग यंत्र होते हैं सब में। ठीक है। रेक्टोकेनाइजल होता है किसी में रेक्टो वेजाइनल होता है, किसी में वेजाइनल होता है, किसी में पेपेट होता है, जैसे सुअर में होता है। वो सब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो वेजाइनल जो यंत्र होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं कि जो गर्भाशय है उसके अंदर जो इसके जो डॉक्टर होता है, या जो वेटरनरी जो कंपाउंडर होते हैं, उसको बुलाया जाता है। या फिर जो जहां पे ये अनुसंधान केंद्र होता है, वहां पे जो वर्कर होते हैं वो आते हैं। वो उस वेजाइनल को क्या करते हैं, चढ़ी होती है, स्ट्रॉ होती है। क्या होती है? स्ट्रॉ होती है। उस स्ट्रॉ के अंदर जो है उस सीमन को, वीर्य को लेते हैं। फिर जो मादा होती है, कौन होती है? जो मादा पशु जो भी होता है, मादा में कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, कोई भी हो सकता है। तो मादा जो होती है, जिसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान अपने को करवाना है, उसके गर्भाशय के अंदर, उसके गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के मध्य भाग में, गर्भाशय के मध्य भाग में जो है, इस जो नर जो होगा, जिसका वीर्य इसके अंदर जो है वो डाला जाता है, उसके मध्य, गर्भाशय के कहां डालते हैं? मध्य भाग के अंदर इसे स्थापित करते हैं। और जहां पे इसे डाला जाता है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं सर्वैक्स। क्या बोलते हैं? सर्वैक्स। क्या बोलते हैं? सर्वैक्स। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए ये मात्र। सर्वैक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा सर्वैक्स। तो आपको मोटे रूप से क्या याद रखना है? गर्भाधान दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। इसे नेचुरल बोलते हैं, इसे आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल इमेन्युएशन भी बोलते हैं इसे, कृत्रिम गर्भाधान। तो इसमें क्या होता है, जो पशु होता है, ये अपने है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, ये तो जो नेचुरल होता है मादा और नर के अंदर। इसमें क्या होता है, जिस भी नर का जो है वीर्य जो संचरित कर रखा है, उसे जो है जिस मादा को अपने को गर्भाधान करवाना है, उसके अंदर वेजाइनल स्ट्रॉ के द्वारा जो है उसको स्थापित करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो गर्भाशय में। गर्भाशय में किस भाग में करते हैं? तो गर्भाशय के मध्य भाग में। मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सर्वैक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वैक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। देखिए, अब प्राकृतिक विधि से अगर जब अपन गर्भाधान करवाएंगे तो ये कम टाइम में जो है संख्या वृद्धि होगी। ज्यादा संख्या में जो है गर्भाधान करवाने के लिए अपने को कृत्रिम विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि एक सांड लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, एक सांड, एक नर, एक बैल, कुछ भी हो सकता है। तो एक सांड जो है वो एक वर्ष में, एक सांड एक वर्ष में, एक सांड एक वर्ष में कितने, लगभग 50 से 60 जो है वो 60 बार गर्भाधान 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 करता है।
इसमें क्या होगा, एक साल में एक सांड जो होगा वो एक साल के अंदर 50 से 60 जो मादा होगी उसको जो है वो गर्भित कर सकता है, मतलब उनका गर्भाधान कर सकता है। उनको क्या कर सकता है, गर्भित, एक साल में। और ये एक साल के अंदर कितना करता है, तो ध्यान रखना ये एक साल के अंदर करेगा लगभग 2000 से लेकर 3000, 2000 से लेकर 3000 जो है मादाएं जो होती है उनको जो है गर्भित कर सकता है। तो कृत्रिम विधि द्वारा एक वर्ष में एक सांड कितनी जो है मादाओं को गर्भित कर सकते हैं, तो 2 से 3000 प्रति वर्ष यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, एक साल के अंदर 50 से 60 जो मादाएं होती है उनको ही वो गर्भित कर सकता है। ये दोनों में मोटे रूप से एक अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको हटा दूं मैं, एक बार हटा दूं, देखिए देखिए कृत्रिम गर्भाधान के अंदर अपन पढ़ रहे थे प्राकृतिक और कृत्रिम विधि, वहां तक समझ में आ गया। उसमें 50 से 60 जो है बछड़े उत्पन्न कर सकता है एक सांड एक साल के अंदर। यहाँ पे 2 से 3000 तक जो है वो मादाओं को गर्भित कर सकते हैं। क्यों इसमें टाइम इसमें कम क्यों है, यहाँ पे नर और मादा दोनों का उपस्थित होना जरूरी है। इसमें मादा का उपस्थित होना जरूरी है लेकिन नर का वहां पे उपस्थित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका जो सीमन जो होता है उसे अपन स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी इसे रिक्वायरमेंट होती है उसको निकाल के रूम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री तापमान के उसको जब वो गर्म हो जाता है तो उसके बाद में उसको मादा के अंदर योनि के अंदर उसे डाल सकते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा संख्या में रहता है। देखिए 1780 स्पेलेन जॉन याद रखना, स्पेलेन जानी याद रखना है आपको, ये नाम आपको याद रखना है कि स्पेलेन जानी। थोड़ा सा ये टिपिकल नाम है लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या है, स्पेलेन जानी। स्पेलेन जानी जो है ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे जिसने क्या किया था, जिसने कृत्रिम गर्भाधान जो है वो किया था, कृत्रिम गर्भाधान किया था। तो प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो स्पेलेन जानी। ये पशुओं का पढ़ रहे तो इन्होंने पशुओं के ऊपर ही किया था। तो प्रथम बार स्पेलेन जानी द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया। कब किया गया, तो 1780 में किया गया। किसके ऊपर किया गया, तो इन्होंने एक कुतिया के ऊपर यह प्रयोग किया था, कुतिया के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किसने किया, स्पेलेन जानी ने किया। कब किया, तो 1780 में किया। किसके ऊपर किया, तो एक डॉगी यानी कि कुतिया जो बीच होती है उसके ऊपर इन्होंने किया था। फिर विश्व का याद रखोगे तो अपने भारत का भी याद रखना पड़ेगा। तो भारत में जो सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान हुआ था वो हुआ था 1939 के अंदर, 1939 के अंदर अब हुआ था। तो इसको करने वाला कौन था, तो इसको करने वाला था डॉक्टर संपत कुमार। कौन था, डॉक्टर संपत कुमार। कौन था, डॉक्टर संपत कुमार। कहां पे किया था, इन्होंने किया था मैसूर। कहां पे किया था, मैसूर कर्नाटक के अंदर इन्होंने ये किया था। कर्नाटक मैसूर के अंदर इन्होंने जो है क्या किया था, पहला एआई लिखा हुआ भी आ सकता है। एआई का मतलब कृत्रिम गर्भाधान ही है, आर्टिफिशियल इम्यूनेशन इसको बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान को इंग्लिश में। तो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए तो इससे घबराना नहीं है, कृत्रिम गर्भाधान को ही शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो भारत में कब हुआ था, तो 1939 डॉक्टर संपत कुमार ने किया था, मैसूर कर्नाटक के अंदर इन्होंने किया था। फिर एक देखिए 1942 डॉक्टर भट्टाचार्य, आपको याद रह जाएगा, डॉक्टर भट्टाचार्य, ये इसके अंदर है, ठीक है, डॉक्टर भट्टाचार्य। तो इन्होंने क्या किया था कि सरकारी फार्म पर कृत्रिम गर्भाधान किया था, कृत्रिम गर्भाधान सरकारी फार्म पर सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, तो डॉक्टर भट्टाचार्य ने किया था, ठीक है। कहा और कब किया था, तो 1943 में किया था। सबसे पहले विश्व में
1780। स्पेलन जानी ने किया था किसके ऊपर? कुतिया के ऊपर। इन्होंने किया था 1939, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था, ठीक है। कहां पे? मैसूर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। इन्होंने किस पशु के ऊपर किया था वो डिटेल आपको कहीं नहीं दे रखी है, तो आपको वो पूछेगा भी नहीं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है? सॉरी, यहाँ पे ये 1942 कर देना, यहाँ पे 43 लिखा मैंने, यहाँ पे 1942 कर देना। क्या करना है? ये हट गया है, वापस लिख देना है। मुझे इसको एक को ही मिटाना था एक्चुअल में, और सारा हट गया, ठीक है। वापस बोलूंगा नहीं मैं, फटाफट लिख देता हूँ इसको। क्या था? 1780 था। स्पेलन जानी, स्पेलन जानी आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्पेलन जानी, किसी ने नहीं लिखा तो वो वापस लिखना, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा मैं इस बार, ठीक है। स्पेलन जॉनी किसके ऊपर किया था? सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुतिया के ऊपर, ठीक है। कुतिया के ऊपर, ये अपन ने देख लिया था। फिर दूसरा अपन पढ़ रहे थे 1939, डॉक्टर संपत कुमार, डॉक्टर संपत कुमार, डॉक्टर संपत कुमार, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। उसके बाद 1942 था, अपन ने वहां पर 43 लिख दिया था, इससे मिस्टेक हो गई थी अपनी। यहाँ पे आ गया डॉक्टर भट्टाचार्य, क्या आ गया? डॉक्टर भट्टाचार्य ने ये किया था। कहाँ पे किया था? सरकारी फार्म पे, सरकारी फार्म, सरकारी फार्म, सरकारी फार्म के ऊपर। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1943, मैं ये सन सब एक साथ में लिख रहा था कि आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि आपको याद हो जाए, और वो भी सीक्वेंस से लिखे मैंने। सबसे पहले देखिए 1780, 1939, 1942 और 1943, ताकि सीक्वेंस से पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बुक या कोई भी गाइड वाइड पढ़ोगे ना, उसमें एक इस पेज पे है, एक उस पेज पे है, तो आपको कंफ्यूजन होगी। इंपोर्टेंट जो था उसको सीक्वेंस में भी लिख दिया, ताकि आपको जो है याद हो जाए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। भैंस का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान, भैंस का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? इसमें महीना भी लिख सकते हो आप, अगस्त। क्या है? अगस्त। तो अगस्त 1943 में भैंस का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया, और इससे जो बछड़ा उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? जो बछड़ा उत्पन्न हुआ इस भैंस से, उसे नाम दिया गया नैनी। क्या नाम दिया गया? नैनी। क्या नाम दिया गया? नैनी। तो भैंस का जो प्रथम कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े का क्या नाम था? तो नैनी। कब किया गया? तो अगस्त 1943। सबसे पहला पूछे विश्व के अंदर तो 1780 स्पेलन जानी, ठीक है। फिर भारत में प्रथम पूछे तो 1939 डॉक्टर संपत कुमार, मैसूर कर्नाटक। तीसरा डॉक्टर भट्टाचार्य 1942 के अंदर सरकारी फार्म पर सबसे पहले कब किया था? तो डॉक्टर भट्टाचार्य वाला आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस से इन चारों को आपको याद रखना है, ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहे, ये ध्यान रखना है। हटा दो इसे, हटा देते हैं, इसके अनुसार हो गया होगा। देखिए पशु जो होता है ना, पशु में एक नर होता है और एक मादा होती है। क्या होती है? मादा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिससे नर में अलग जो है गुण होते हैं और मादा में अलग? तो एक हार्मोन होता है जिससे ही जो है पशु नर और मादा में जो है डिवाइड होता है। वो हार्मोन जो नर के अंदर होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन होता है नर के अंदर, और इसमें होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मादा के अंदर पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन नर में होता है। टेस्टोस्टेरोन नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन। और मादा के अंदर जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जिससे ही ये नर और मादा जो है डिवाइड होते हैं। इस हार्मोन की वजह से ही इसमें नर के गुण होते हैं, और ये हार्मोन होता है इसकी वजह से इसमें मादा के गुण होते हैं। अगर ये हार्मोन अपन ने इसमें दे दिए तो ये नर जो है वो मादा की तरह काम करने लग जाएगा, बछड़े उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन दूसरी जो क्रिया होती है वो गुण इसमें चेंज हो रहते हैं। आजकल अपने भी हो रहा है, होता है ना।
पैदा होते तो लड़का लड़की हो सकते हैं, और आजकल तो चेंज भी कर सकते हैं, लिंग जो है वो चेंज करने अपने भी यहाँ पे भी जो है अब सब ये जो है अवेलेबल है। उसी तरह इसमें भी इस प्रकार से जो है आजकल जो है पशुओं में भी ये क्रियाएं होने लगी है। तो आपको ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में होता है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मादा के अंदर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों हार्मोन है। क्या है, हार्मोन, हार्मोन है। क्या है, हार्मोन। ये दोनों क्या है, हार्मोन। हटा दो इसे, छोटा ही लिखा है। देखिए अब है अपना टॉपिक कृत्रिम गर्भाधान। क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। मैंने बता दिया आपको कि कृत्रिम रूप से जो नर पशु जो होता है उसका जो वीर्य होता है, जो सीमन जो होता है, उसको एकत्रित किया जाता है। उसको एकत्रित करने के बाद जिस भी मादा को अपने को गर्भित करना है उस मादा के अंदर इसे डाला जाता है, उसके अंदर इसे डाला जाता है। कहां पे डालते हैं तो मैंने बता रखा, गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय में किस भाग में, तो गर्भाशय के मध्य भाग में, और जिस मध्य भाग में इसे डाला जाता है उसी मध्य भाग को अपन सर्विक्स बोलते हैं। और ये सर्विक्स वर्ड जो है ये आपको ध्यान में रखना है, वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। किस भाग में डाला जाता है तो सर्विक्स के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कृत्रिम रूप से नर पशु का वीर्य, आपको नाम यहाँ पे सीमन लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आएगा, सीमन। कृत्रिम रूप से नर पशु का वीर्य एकत्रित कर मादा पशु के जनन तंत्र में डालना कृत्रिम गर्भाधान। जनन तंत्र मतलब वही कहां पे डालते हैं, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के मध्य में, सर्वेक्स के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीमन नाम आते याद रखना है कि राजस्थान में जो है प्रथम सीमन बैंक कहां पर है, बस्सी जयपुर। सीमन बैंक बस्सी जयपुर के अंदर है, बस्सी जयपुर। सीमन बैंक कहां पर है, प्रथम, प्रथम सीमन बैंक राजस्थान में पूछे तो बस्सी जयपुर के अंदर है। बैंक में भी, बस्सी में भी बिछी। पशु का सीमन बैंक है तो बड़ी सिटी के अंदर होगा, तो बड़ा राजधानी, राजधानी क्या पर है, जयपुर। ध्यान रखना है अपने को, बस्सी। देखिए वीर्य एकत्रण की वीर्य। अब यह है कि जो वीर्य जो एकत्रित किया, जो सीमन जो एकत्रित होता है उसको एकत्रित करते हैं, तो एकत्रित किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसे लिया जाता है पशु से, क्योंकि संभोग क्रिया तो इसमें होती नहीं। तो बिना संभोग के किस प्रकार से जो है इसका जो सीमन होता है उसे एकत्रित किया जाता है। तो इसमें इसकी 3 विधियां हैं, ध्यान रखना। कितनी विधियां हैं, 3। पहली जो विधि है वो है मसाज करके। क्या है, मसाज करके। इसमें क्या होता है कि जो नर होता है, जो सांड होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर मसाज की जाती है, जिससे उसका जो सीमन जो है स्त्रावित होता है। फिर उसको जो है एक जार के अंदर लिया जाता है और उसे रखा जाता है, और इसे बिल्कुल ठंडे तापमान पर रखा जाता है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन उसके अंदर इसे रखा जाता है। इनका जो सीमन होता है, क्या होता है, सीमन, सीमन जिसे अपन वीर्य भी बोलते हैं, तो सीमन को कहाँ रखता है, तरल नाइट्रोजन में रखता है। कहाँ पर रखता है, तरल नाइट्रोजन में इसे रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन में कितने डिग्री पे रखा जाता है, तो -196 डिग्री तापमान पे इसे रखा जाता है। -196 डिग्री तापमान, मान लो 0 पे बर्फ जमता है, उससे भी कम, उसमें ये सुरक्षित रहता है। उसके बाद अगर इसको वापस निकाल दिया, यूज में लेना है, तो वापस इसको 37 डिग्री तापमान पे लाना पड़ेगा, ठीक है। एक जार होता है, उसमें केमिकल होता है, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको ये जार जो होता है उसमें लगा के रखते हैं। 37 डिग्री के बाद होते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और फिर ये यूज में लेने के योग्य होता है। सॉरी। तो मसाज के द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट में मसाज करते हैं, फिर उसका जो सीमन होता है उसे एकत्रित करते हैं। और इसे किसमें एकत्रित करते हैं, इसे कनस्तर में डालते हैं। किसमें डालते हैं, कनस्तर। किसमें डालता है, कनक से एक जार होता है, डिब्बा होता है, उसके अंदर इसे जो है रखा जाता है। कनस्तर के अंदर इसे सॉरी, खांसी की थोड़ी समस्या रहती है। देखिए कनस्तर के अंदर इसे
रखते हैं। और एक हाँ इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना कि कृत्रिम गर्भाधान जब होते हैं, इसका जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, वो निकालने का सबसे उपयुक्त समय आपको पूछे ना तो प्रातः काल होता है। कब होता है? प्रातः काल, यानी मॉर्निंग का जो समय होता है वो सबसे उपयोगी इसमें रहता है। समय पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण समय, अच्छा समय कौन सा होता है, तो प्रातः काल। और ऋतु यानी कि मौसम पूछे आपको कि किस मौसम में जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाना सबसे अच्छा रहता है, तो ध्यान रखना ये सर्दी है। कौन सी है? सर्दी, यानी कि विंटर सीजन में जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कल अपन ने बधियाकरण पढ़ा था, उसमें भी सबसे अच्छा समय सर्दी था। दोनों में सेम है, कृत्रिम गर्भाधान में भी सर्दी, इस कृत्रिम गर्भाधान के अंदर भी उपयुक्त समय सर्दी। और कल बधियाकरण पढ़ा था, कैस्ट्रेशन, उसमें भी क्या था? सबसे उपयुक्त समय जो बधियाकरण का होता है वो होता है सर्दी। तो सर्दी अच्छा है, मतलब खराब क्या हो जाएगा? बारिश और गर्मी। लेकिन यहाँ पे ये कि किस समय किया जाता है, तो प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग का जो समय होता है वो कृत्रिम गर्भाधान यानी कि AI के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कौन सा समय? प्रातः काल का समय इसका सबसे बेस्ट माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। ले लिया? देखिए, पहला है मसाज करके कनस्तर के अंदर इसको रखते हैं। फिर दूसरा है विद्युत झटके द्वारा। कौन सा है? विद्युत झटके। विद्युत झटके में क्या होता है? झटका दिया जाता है। कितने वोल्ट का झटका देंगे? ध्यान रखना, उसके झटका के जो वोल्ट होगा ना वो 10 से 15 होगा, 10 से 15 वोल्ट होगा, 10 से 15 वोल्ट। ऐसा नहीं है कि उसको 50-60 वोल्ट का झलटा दे दे और वो मर जाए पशु बेचारा, ये ध्यान रखना है अपने को। तो पशु को जो उसका जो सीमन निकालने के लिए विद्युत झटके का भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत झटका कितने वोल्ट का देता है? तो 10 से 15 वोल्ट का जो है विद्युत झटका उसे दिया जाता है। किसे देंगे बताइए? मादा को या नर को? अरे नर को ही तो देंगे, ठीक है। किसे? नर से देंगे, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मादा का उपस्थित होना जरूरी है। नर अगर उपस्थित नहीं होगे तो चल जाएगा, क्योंकि उसका जो सीमन होगा उसे आर्टिफिशियल रूप से ही तो अपन वहां पे प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम देखिए कृत्रिम गर्भाधान रखा गया, वरना इसका नाम प्राकृतिक गर्भाधान ही तो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे नर पशु का उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। 10 से 15 वोल्ट का यहाँ पे विद्युत के द्वारा झटके दिए जाते हैं। फिर इसे जो है संरक्षित करते हैं। संरक्षित किसे करते हैं? इसे भी इसी कनस्तर के अंदर इसे स्टोर करके रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री पर इसे स्टोर करते हैं, ये ध्यान रखना इस कनस्तर को। इसे क्रेयन भी कहते हैं, क्रेयन। क्रेयन कनस्तर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कनस्तर? क्रेयन कनस्तर भी इसे कहते हैं। तो विद्युत झटके में 10 से 15 वोल्ट का झटका देते हैं, जिससे पशु की हड़बड़ाता है, तो इससे जो सीमन जो है वो निकलता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है और उसे रखा जाता है। फिर कृत्रिम योनि द्वारा, कृत्रिम योनि द्वारा। और तीसरा जो वीर्य एकत्रण की जो विधि है वो है कृत्रिम योनि द्वारा। मसाज करके निकलता है विद्युत झटके द्वारा। कितने वोल्ट? तो 10 से 15। दोनों को स्टोर कहाँ पे करें? कनस्तर, जिस नाम दिया गया क्रेयन कनस्तर भी उसे कहते हैं। और कृत्रिम योनि में क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल योनि होती है मादा पशु की, उसके द्वारा जब पशु उसके ऊपर आकर्षित होता है तो उसके द्वारा उसका जो वीर्य है वो इस योनि के अंदर एकत्रित होता है। एक आर्टिफिशियल वेजाइना होता है जिसके अंदर जो है इसका वीर्य जो है एकत्रित रहता है। फिर इसे जो है कनस्तर में अंदर डालकर उसे वापस तरल नाइट्रोजन 196 डिग्री पर इसे स्टोर किया जाता। सबसे सुरक्षित विधि कृत्रिम गर्भाधान के लिए स्टोर की है वो है तरल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा लेकिन लिक्विड फॉर्म में होगा वो तरल नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो -79 डिग्री पर रहेगा, 79 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो नर पशु, कृत्रिम गर्भाधान के लिए नर पशु का जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, उसे स्टोर करने के लिए अगर तरल नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है तो अपन और किसमें स्टोर कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी उसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे तापमान -196 था, यहाँ पे तापमान ध्यान रखना -79 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए? -79। ये भी माइनस है लेकिन यहाँ पे 79 होगा और वहां पे होगा -196। ये दोनों में एक थोड़ा सा माइनस सा डिफरेंट है। तो ये आपको क्या याद रखना है? कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं ये आपको पता है। 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में 50 से 60 और कृत्रिम में 1 साल के अंदर एक सांड जो होता है वो 2 से 3 हजार पशुओं को गर्भित कर सकता है। फिर आते हैं अपन, वो साल आपको याद रखने हैं, 1780 विदेश, फिर 1939, 1942, 1943, 4 है, आपको याद हो जाएगा। स्पेलन जानी विदेशी, नाम भी ऐसे ही है।
फिर अपना संपत कुमार भट्टाचार्य, और सबसे चौथा क्या था, चौथा पॉइंट 1943 जो भैंस का जो बछड़ा उत्पन्न किया गया था उसे नैनी नाम दिया गया था। वो शायद वहां पे मैंने नहीं लिखा, लिख देना कहाँ पे किया गया था। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर बछड़ा उत्पन्न किया गया था 1943 में। कहां पर? इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। फिर इनकी विधियां पूछे तो सबसे पहले मसाज के द्वारा, विद्युत झटके के द्वारा और कृत्रिम योनि, 3 विधि है इसकी। ये लिख दिया आपने। वैसे ये टॉपिक छोटा है, क्वेश्चन इनसे बन भी जाए नहीं भी बने, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने लिमिटेड पूछेगा 45। आपको तो जो सबसे पहले मैंने नस्लें पढ़ाई है वो तो आपको बिल्कुल रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न नस्लों से आएंगे, लगभग 4 के आसपास प्रश्न उससे बनेंगे। इनसे भी प्रश्न आएगा, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, आप निश्चित रहे। अपन ने सबसे पहले इसके पहले क्या पढ़ा था, वीर्य एकत्रीकरण, उसकी 3 विधि अपन ने पढ़ी थी, मसाज द्वारा, विद्युत झटकों द्वारा और कृत्रिम योनि द्वारा। अब है आगे वीर्य परीक्षण। देखिए वीर्य परीक्षण ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? पहले सबसे पहला काम जो सीमन होता है उसको एकत्रित किया, अब उसका परीक्षण करना जरूरी है। बिना परीक्षण के अगर आप गर्भाधान करोगे तो हो सकता है जो नस्ल नई वाली उत्पन्न हो वो अच्छी किस्म की अच्छी नस्ल नहीं हो, इसीलिए उसका परीक्षण किया जाता है। ये जो सीमन है ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, इससे जो उत्पन्न नेक्स्ट जो बछड़ा होगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए उसका परीक्षण किया जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। उसका इसमें क्या किया जाता है, इसमें उसका परीक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें वीर्य परीक्षण की 2 विधि है। कितनी विधि है? 2। नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रोमाथाइल ब्लू कैक्टाजाइल टेस्ट। क्या है? ब्रोमाथाइल ब्लू कैक्टाजाइल टेस्ट। और दूसरा है मिथाइल ब्लू रिडक्टल टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टल टेस्ट, जिसको बोलते हैं BBC और एक को बोलते हैं MBR। आपको नाम ज्यादातर यही देखने को वहां पे मिलेगा, BBC और MBR। कैसे याद रखना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिथाइल, क्या लिखा हुआ? मिथाइल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिथाइल। इसके आगे सिर्फ इसने ब्रो जोड़ा है। क्या जोड़ा? ब्रो, इसने जोड़ा है ब्रो। बाकी ये मोथाइल को हो या मिथाइल, ये दोनों एक ही है। इसमें भी देखिए ब्लू, इसमें भी देख लीजिए आप ब्रो। तो इस बी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्रोमोथाइल, क्योंकि बी लिखा हुआ है मतलब ब्रो, बी से याद रखना ब्रो, तो ब्रो के आगे मिथाइल जोड़ना, ब्रो मिथाइल। और एम का मतलब मिथाइल, तो इस बी के आगे मतलब ये ब्रो है तो ब्रो मिथाइल, और एम से मिथाइल। ये बी और ये बी मतलब ब्लू, दोनों में बी का मतलब ब्लू। ये जो सी है इसका मतलब है कैक्टाजेल। क्या नाम है? कैक्टालेज, कैक्टालेज, कैक्टालेज। कैक्टा याद रखना आपने को, कैक्टा। और ये जो आर है इसका याद रखना आपने को रिडक्टेज। क्या हो जाएगा? रिडक्टेज। ये इसका याद रखना रिडक्ट, और इसका याद रखना कैक्टा। ये 2 वर्ड तो याद करने हैं, बाकी तो दोनों में सेम है। बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ब्लू। ये ब्रोमिथाइल और ये मिथाइल, एम से मिथाइल और बी से ब्रोमिथाइल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की संख्या, सॉरी इसका ये यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें जो होगा ना, इसमें MBR याद ऐसे रखना है, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की जो संख्या है उनका निर्धारण करता है ये वाला टेस्ट MBR। और ये होती है, इसमें होता है वीर्य की शुद्धता का परीक्षण होता है। वीर्य की शुद्धता के वो कितना शुद्ध है या उसमें अशुद्ध है, जो कृत्रिम जो गर्भाधान होगा उसके वो योग्य नहीं होगा, अशुद्ध होगा, तो फिर इसका जो है गर्भाधान यहीं पर रोक दिया जाएगा परीक्षण पे आते। अगर परीक्षण में ये सीमन जो है वो सक्सेसफुल होता है तो ही उसका आगे प्रयोग किया जाता है। इसमें वीर्य की शुद्धता का पता चलता है, और pH मान, और pH मान का पता यहाँ पर चलता है। इसमें शुक्राणु की संख्या का जो है वो पता चलता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपको कैसे याद रखना है, तो बी से याद रखना है, क्या बी से याद रखना है ब्रोमिथाइल, और नीचे वाले में एम से याद रखना है मिथाइल। दोनों में ब्लू ब्लू है, मतलब दोनों में क्या है? बीबी है। उसके बाद देखिए सी और आर है तो कैक्टालेज, और यहाँ पे रिडक्टेल। क्या हो जाएगा? रिडक्टेल। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। दोनों में ऐसे याद रखना है, ब्रो मिथाइल, एम मिथाइल, फिर दोनों में ब्लू ब्लू, यहाँ पे कैक्टालेज और यहाँ पे रिडक्टेज। तो इससे शुक्राणुओं की संख्या का निर्धारित होता है, इससे वीर्य की शुद्धता और pH मान का निर्धारित होता है।
देखिए गाय में जो नर होता है, जिसे सांड बोल सकते हैं, बैल बोल सकते हैं, उसका जो पीएच मान होता है ना, सीमन यानी वीर्य का, वो होता है 6.7। कितना होता है? 6.7। और भैंस के अंदर, किसमें? भैंस में जो नर होता है, जो भैंसा जिसे अपन बोलते हैं नर होता है, उसके जो वीर्य का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। देखिए यहाँ पे 6.7 है और यहाँ पे हो जाएगा 7.4। भैंस थोड़ी बड़ी होती है तो इसलिए इसका जो पीएच मान भी ज़्यादा है, गाय उससे थोड़ी छोटी है इसलिए पीएच मान भी इसका कम है। तो ये पीएच मान दोनों का आपको याद रखना है, गाय और भैंस का। और तो वीर्य जो होता है, जो सीमन जो होता है, उसका आपेक्षित घनत्व भी पूछ लेता है। उसका आपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ध्यान रखना, इसका आपेक्षित घनत्व होता है 1.035। ये भी ध्यान रखना, 1.035 है। ये क्या है? 35। तो ये भी आपको याद। पहला जो टेस्ट है वो वीर्य की शुद्धता और पीएच मान के लिए किया जाता है। दूसरा किया जाता है शुक्राणुओं की संख्या का निर्धारण करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है BBC, MBC। याद तो आपको सिर्फ पीछे वाला C और R का ही रखना है, बाकी दोनों में सेम है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। परीक्षण हो गया। फिर देखिए अब आगे क्या होगा, प्रोसेस देखिए अपन। तो अब होगा वीर्य का तनुकरण। कितना प्रोसेस चलता है देखिए, निकालना, फिर उसको फ्रीज करना, फिर उसका परीक्षण, फिर उसका तनुकरण, उसके बाद फिर ये प्रयोग में लिया जाएगा। फिर कौन सी विधि, कौन से पशु में किस प्रकार की विधि, वो सब पढ़ेंगे। तो वीर्य तनुकरण क्या हो जाएगा? वीर्य को उसका तनुकरण। तो देखिए तनुकारक पदार्थ द्वारा वीर्य का आयतन या मात्रा बढ़ती है। तनुकारक वो पदार्थ होता है जो वीर्य में मिला देना, तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। उसका क्या बढ़ता है? उसका आयतन और उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है। ये ध्यान रखना। तो तनुकरण से क्या होता है? वीर्य का आयतन बढ़ता है, उसकी मात्रा इंक्रीज होती है, वो आयतन बढ़ता है। और आयतन कितना बढ़ता है? तो ध्यान रखना 1:200 की मात्रा में ये बढ़ता है। एक तनुकारक जब मिलाते हैं तो 200 की मात्रा, 200 गुना की तुलना में वो बढ़ता है। तो जो वीर्य तनुकरण करते हैं उसमें जो है तनुकारक का अनुपात कितना होता है? तो वीर्य तनुकरण में जो अपन जो वीर्य और तनुकारक जो होता है उसका अनुपात पूछे तो 1:200 होता है। 1:200 होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना होगा? 1:200, जिससे अधिक मात्रा को गर्भित किया जा सके और इससे आयतन बढ़ेगा। तनुकारक जैसे अपन जो फ्रीजन में रखा हुआ है जो सीमन है, जो वीर्य है, उसमें अगर तनुकारक मिला दिया तो उसकी मात्रा अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले मान लो कम था, अपने का 50 ml था, तो अपन मान के चलते कि अपन 50 को गर्भित कर पाएंगे। तो इसमें तनुकारक मिला दिया तो मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। तो अब अपन 50 की जगह 100 जो है गाय है या जो भैंस है उसको अपन गर्भित कर पाएंगे। तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो है इस तनुकरण का शामिल किया जाता है। इसकी मात्रा जो होती है वो 1:2 के अंदर इसे मिलाया जाता है। मुख्य तनुकारक कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो ध्यान रखना, एग यॉक सिट्रेट। एग यॉक सिट्रेट क्या हो जाएगा? एग यॉक सिट्रेट जो होता है वो तनुकारक सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है। और इसी के साथ इसमें कौन सा प्रतिजैविक काम में लिया जाता है? तो प्रतिजैविक जो काम में लिया जाता है तनुकरण के लिए वो है पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा जैविक पदार्थ वीर्य तनुकरण के काम में लिया जाता है। तो पेनिसिलिन। मुख्य तनुकारक कौन सा है? तो एग यॉक सिट्रेट। एक ही है, सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए यही पूछेगा कि वीर्य तनुकरण में कौन सा जो है तनुकारक काम में लिया जाता है। तो एग यॉक सिट्रेट। एग यॉक सिट्रेट EYC। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, EYC। जैसे KYC होती है वैसे EYC। देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। देखिए वीर्य भंडारण। अब क्या है? तनुकरण हो गया, परीक्षण हो गया, तो अब उसको क्या करेंगे? भंडार में रखेंगे। क्या करें? उसका भंडारण, उसका स्टोर करेंगे। कहाँ पे करेंगे? स्टोर। तो उसका जो स्टोर होगा क्या होगा? उसका स्टोर। किसका? सीमन का जो स्टोरेज होगा वो स्टोरेज किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, उसकी कितनी विधियां हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सीमन होगा उसके भंडारण की 3 विधियां हैं। वीर्य एकत्रीकरण की भी अपन ने पढ़ी, 3 विधियां हैं। फिर उसके परीक्षण की अपन ने विधियां पढ़ी तो कितनी थी? 2 विधि थी। कितनी थी? 2। तो सबसे पहले इसकी जो विधि है वीर्य भंडारण की, ध्यान क्या रखना है? वीर्य निकालने के लिए अपन 3 विधियां काम में ली जाती है। उसका जो परीक्षण करते हैं उसमें 2 विधि, फिर वीर्य भंडारण में वापस 3 विधि। तो 3 विधियां कौन सी है? तो पहली है कमरे के तापमान पर। क्या है? कमरे के
तापमान पर, तो जो वीर्य होता है उसके कमरे के तापमान पर जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए कमरे का तापमान जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे, तो इसमें ध्यान रखना कि सर्दी जो जब होती है ना सर्दी, तो सर्दी में इसे स्टोर कर सकते हैं अपन लगभग 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे ये वीर्य जो होता है रूम टेम्परेचर पर सुरक्षित रह सकता है। और गर्मी में कितना होगा, तो गर्मी या बारिश अपन लिख सकते हैं, गर्मी में ये होगा साथियों 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे। कहीं कहीं पे आपको 4 से 6 घंटे भी लिखेंगे, 4 से 6, तो वो 4 से 6 भी ये कहीं पे दे रखा है, लेकिन आपको ये 6 से 8 घंटे याद रखना है कि गर्मी में जो है रूम वीर्य भंडारण में कमरे के तापमान पर कितने समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो सर्दियों के हम पूछे तो 10 से 12 घंटे, गर्मी में पूछे तो 6 से 8 घंटे। जब उसको निकाला तरल नाइट्रोजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से, तरल कार्बन डाइऑक्साइड -196 डिग्री से निकालते हैं, तो फिर जब इसके रूम में रखेंगे ना तो वो 10 से 12 घंटे तक ही सुरक्षित रहेगा, इसके बाद में ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। इन 10 से 12 घंटों के बीच में ही अपने को कृत्रिम गर्भाधान करवाना पड़ेगा। इसे लेकर के जो है मादा जो है उसके गर्भाशय के अंदर, इसे इसके सर्विक्स के अंदर ओपन वेजाइना के द्वारा जो है इसे डालना पड़ेगा, वरना ये खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और गर्मी का मौसम है तो 6 से 8 घंटे के बीच में इसे प्रयोग में लेना पड़ेगा। ये पहला है। दूसरा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के लिए इसे किस में रखना पड़ेगा, इसे फ्रीज में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, फ्रीज में। और ये कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा, तो ये फ्रीज में अपन सामान रखते हैं 1-2 दिन तक रख सकते हैं, तो 2 या 3 दिन तक ये सुरक्षित रह सकता है। 2 या 3 दिन तक ये सुरक्षित रह सकता है 4 डिग्री तापमान। तो वीर्य भंडारण करते समय 4 डिग्री तापमान पर वीर्य जो है वो कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है, तो 2 से 3 दिन। कहाँ पे रखा जाता है, तो इसे फ्रीज में रखा जाता है, क्योंकि इसका तापमान थोड़ा कम होता है, ये ध्यान रखना। फिर है तरल नाइट्रोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीर्य भंडारण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो तरल नाइट्रोजन। कौन सी है, तरल नाइट्रोजन सबसे बेस्ट विधि। यहाँ पे तरल नाइट्रोजन को कब क्या कितने पे रखते हैं, तो -196 डिग्री, -196 डिग्री। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के जो CO2 काम में लेके कार्बन डाइऑक्साइड, तो -79 हो जाएगा, -79 डिग्री। ये भी साइड में आप याद रखना है कि तरल नाइट्रोजन के लिए जब वीर्य को भंडार किया जाता है तो उसका तापमान कितना रखते हैं, तो -196 डिग्री। जब पशु में इसे डालते हैं तब कितना तापमान होना चाहिए, तो वो है 37 डिग्री। क्या है, 37 डिग्री। देखिए अब है कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन कौन सी विधि है जो पशुओं में जो है कृत्रिम गर्भाधान में काम में ली जाती है। तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, मैं एक बार तीसरे पे आऊंगा। वेजाइनल विधि कौन सी है, वेजाइनल विधि कौन सी है, वेजाइनल विधि। ये काम में ली जाती है घोड़ी में। किस में ली थी, घोड़ी। घोड़े में तो होगा नहीं, क्योंकि घोड़े से तो क्या करते हैं अपन, उसका सीमन एकत्रित करते हैं और मादा के अंदर डालते हैं, इसीलिए घोड़ी में। वेजाइनल विधि किसमें ली जाती है प्रयोग में, तो घोड़ी में यह प्रयोग में ली जाती है। फिर देखिए रेक्टो वेजाइनल, ये प्रयोग में ली जाती है गाय भैंस में। किसमें प्रयोग में लेते हैं, गाय और भैंस में, गाय और भैंस में। देखिए फिर वेजाइनल स्पेक्युलम विधि। स्पेक्युलम विधि किसमें काम में लेते हैं, ये लिखते हैं भेड़ बकरी में। किसमें लेते हैं, भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी में ये विधि काम में ली जाती है। और ये लास्ट वाली जो विधि है ये सूअर में काम में लेते हैं। किसमें काम में लेते हैं, सूअर में ये काम में ली जाती है। किसमें, सूअर में। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना सबसे छोटी विधि वेजाइनल, एक ही वर्ड है इसमें वेजाइनल, तो घोड़ी के अंदर वेजाइनल। फिर देखिए वेजाइनल है, उसके आगे अपन रेक्टो जोड़ना है। क्या जोड़ना है, रेक्टो। तो रेक्टो वेजाइनल मतलब एक शब्द है रेक्टो, एक है वेजाइनल मतलब 2 है, तो दोनों से क्या हो जाएगा, गाय और भैंस, दोनों आ जाएंगे साथ में, गाय और भैंस। फिर देखिए ये जो वेजाइनल था अभी आगे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा स्पेक्युलम। क्या आ जाएगा, स्पेक्युलम। तो स्पेक्युलम से क्या हो जाएगा, भेड़ और बकरी। ये भी 2 वर्ड है देखिए, वेजाइनल और स्पेक्युलम। तो इसमें भी हो जाएगा भेड़ व बकरी। क्या हो जाएगा, भेड़ व बकरी। फिर देखिए वेजाइनल से हो गया घोड़ी। फिर कॉर्क स्क्रू पीपेट, कॉर्क स्क्रू पीपेट। सुअर को इंग्लिश में पिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग, पिग बोलते हैं। तो पिग से याद रखना पीपेट, पिग पेट, पीपेट, ठीक है, पिग पेट से आपको याद रह जाएगा। तो ये काम में ली जाती है सुअर में। तो कृत्रिम गर्भाधान की कौन कौन सी विधि है, किसमें कौन सी प्रयोग ली जाती है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार ले लीजिए। ले लिया,
ठीक है। और ये जो भंडारण करेंगे ये किस में करेंगे, ये क्रायो कैन में करेंगे, ये मैंने आपको बताया था, क्रायो कैन में, क्रायो कैन जो होता है पानी का कैन, कैंपर, इसको कनस्तर भी बोल सकते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था कनस्तर। तो जो वीर्य लिख सकते हैं यहाँ पर, सीमन लिख सकते हैं कि सीमन जो होता है, वीर्य जो होता है, इसे भंडारण करने के लिए किस में रखते हैं, तो क्रायो कैन में रखते हैं, क्रायो कैन, इसे कनस्तर भी बोलते हैं। ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखना। ये एक बड़ी सी बाल्टी जैसा इतना बड़ा होता है ये, ठीक है, ये धातु का बना होता है, यहाँ पे एक छेद होता है बड़ा सा, इसके जो कैन होता है पानी का, उसी तरह इसमें स्टोर करके इसे रखा जाता है, क्रायो कैन। अब सीमन बैंक राजस्थान में पूछे तो बस्सी जयपुर, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा, ज्यादा बाहर जो डिटेल में इसका नहीं आएगा। देखिए अब है प्रति पशु कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की जो आवश्यक मात्रा है, अब पशु को गर्भित करेंगे इतना थोड़ी है कितना डालना है, तो उसकी एक मात्रा भी निर्धारित हो रखी है। पशु का जो वीर्य होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन जब उसे कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो जितना अपने वीर्य जो है एकत्रित किया हुआ कनस्तर के अंदर, क्रायो कैन के अंदर, उसमें से कितने ml मात्रा जो है अपने को वहां पे जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, पशुओं में एक बार में संकलित वीर्य की मात्रा क्या है। एक बार जो पशु जो है कृत्रिम गर्भाधान के लिए जब उसका कौन कौन सी विधि से ये वीर्य जो है संकलित किया जाता है, मसाज विधि, कौन सी विधि से करते हैं, मसाज विधि, विद्युत क्षण द्वारा और कृत्रिम योनि द्वारा। तो ये किससे संकलित होगा, या तो मसाज विधि से होगा, मसाज से होगा, या विद्युत वाली जो मैंने बताई थी आपको, या फिर सबसे लास्ट में अपन ने कृत्रिम योनि, कौन सी थी, कृत्रिम योनि। तो इनसे जो ये तीनों विधि है, इनसे जो इनका जो सीमन निकलता है उसको जो संकलित जो मात्रा होती है वो इतनी होती है। देखिए गाय में होती है 5 से 8 ml, भैंस में होती है 5 से 8 ml। वैसे अपन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, गाय भैंस, क्या बोलते हैं, गाय भैंस। जब दोनों शब्द अपन साथ में बोलते हैं गाय और भैंस, तो इसीलिए इन दोनों में मात्रा भी देख लीजिए आप बराबर है, क्योंकि गाय और भैंस अपन जब बोलते हैं तो दोनों वर्ड साथ में आते हैं। उसी तरह से भेड़ बकरी कभी अलग नहीं होता, क्या है, भेड़ बकरी है, क्या जा रहा है, मतलब भेड़ बकरी जा रही है। तो भेड़ बकरी जब साथ में बोलते हैं, इसमें भी मात्रा देख लीजिए आप 1 ml। यहाँ पे देखिए गाय और भैंस बड़ी होती है इसलिए मात्रा भी यहाँ पर ज्यादा होती है, भेड़ और बकरी छोटी होती है इसलिए इनमें जो है सीमन की मात्रा भी कम होती है, 1 ml होती है। कितनी होती है, 1 ml, 1 ml होती है। देखिए बकरी के अंदर 3 वर्ड मैंने ऐसे याद कर रखा था, बकरी में 3 वर्ड और भेड़ में 2 वर्ड है, मतलब 3 में से 2 गए तो पीछे बचा 1, 3 में से 2 गए, भेड़ गया, इस प्रकार से ये कट गए, गणित में कटते हैं ना, ये कट गए तो ये री बचा, तो मतलब 1 बचा, 1 वर्ड से 1 ml। और भैंस और गाय में मैंने ऐसे याद कर रखा, आप कैसे करते हो आपकी मर्जी। देखिए गाय भैंस में 2-2 वर्ड है, कितने वर्ड है, 1 2 3 और 4, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए घोड़े के अंदर होती है 125 ml और सूअर में सर्वाधिक होती है 250 ml। घोड़े और ऊंट की लगभग बराबर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। घोड़े और ऊंट में जो वीर्य संकलन की जो मात्रा होती है वो लगभग बराबर होती है, और सूअर में होती है 250 ml। आपको ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन बनेगा तो इन चारों में से ही बनेगा, और इसमें से प्रश्न आपके नहीं बनेगा, निश्चित रहे। देखिए ये इसमें से बन सकता है लेकिन इसमें से नहीं बनेगा। अब इतना तो वो है संकलित करता है, अब इन जो ये जो वीर्य जो संकलित करता है इनमें से कितने मात्रा जो है अपन काम में लेते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए। तो इसमें से जो मात्रा अपन काम में लेते हैं ना वो देखिए, वो है भेड़ बकरी में है 0.5 ml से लेकर 1 ml। जितना संकलित किया या तो लगभग उसकी आधी मात्रा में या फिर पूरा अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा होती है वो 1 ml ही होती है। तो भेड़ बकरी में दोनों में ही 0.5 ml से लेकर 1 ml तक। गाय भैंस में देखिए संकलन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इसको जब कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो इसमें भी लगभग भेड़ के जितनी ही मात्रा की हमें जरूरत पड़ती है, 0.5 ml से लेकर 2 ml। ये छोटी है इसलिए 1, और गाय भैंस देखिए 2 ml का है, 2 ml, दोनों में लगभग सेम है, यहाँ 1 ml और यहाँ पर 2 ml है। घोड़ी में देखिए संकलन की मात्रा भी ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, 40 ml। और यहाँ पे भी देखिए सबसे ज्यादा है 250 है, तो इसमें भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, लगभग 50। कितनी पड़ती है, 50। सूअर में इस प्रकार से याद रख सकते 250 मतलब पीछे कितना है 50, यहाँ पे आ जाएगा 50 ml। इतनी मात्रा की जरूरत पड़ती है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे एक बार देखिए। कृत्रिम गर्भाधान में आवश्यक यंत्र
अब कौन कौन से यंत्र है जो कृत्रिम गर्भाधान करने के समय जरूरत पड़ती है? देखिए, कृत्रिम योनि, ये अपन ने पढ़ा था। कृत्रिम योनि कैसी होती है? एक योनि होती है जिसके द्वारा नर जो होता है इस योनि के अंदर क्या करता है, जो उसका सीमन होता है वो स्त्रावित करता है। ठीक है, तो ये भंडारण की विधि के अंदर भी अपन शामिल इसको करते हैं। फिर देखिए, नोजल होती है, एक नोजल भी काम में लेते हैं। फिर होता है इनर लाइनर। क्या होता है? इनर लाइनर। इसे जो मादा का जो गर्भाशय जो होता है उसके अंदर इसे प्रयोग में लिया जाता है। इनर लाइनर होती है, एक लंबी सी डंडी होती है। एक्सटर्नल सिलेंडर भी होता है, एक्सटर्नल सिलेंडर भी वहां पे काम में। एआई गन, एआई का मैंने आपको बता रखा है, एआई का मतलब होता है कृत्रिम गर्भाधान। क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक गन आती है। इस गन को जो है गर्भाशय के जो सर्विक्स होता है उसके अंदर इसे जोड़ा जाता है, प्रेस किया जाता है, जिसके जो नर होगा उसका जो सीमन होगा, जो वीर्य होगा वो मादा की योनि में चला जाएगा। ठीक है, देखिए, चिमटी, कैंची, थर्मामीटर, प्लास्टिक शीट की जरूरत होती है और एक थाइंग बॉक्स। ये थाइंग से याद रखना, क्या है ये? थाइंग। थाइंग भी लिखा हो सकता है कहीं पे, ये थाइंग भी लिखा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? वीर्य जो तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, कितने तापमान पर रखते हैं? -196 डिग्री पर तरल नाइट्रोजन में। इतने डिग्री पे रखते हैं तभी वो सुरक्षित रहेगा। सबसे सुरक्षित भंडारण की विधि भी तरल नाइट्रोजन वाली ही है, ध्यान रखना। अब क्या होगा? जब -196 डिग्री पे उसे रखा गया तो इसे बाहर निकालेंगे इसे प्रयोग में लेने के लिए, तब इसे 37 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ठंडे सीमन लिख दूं मैं यहां पे। वो कृत्रिम गर्भाधान योग्य बनाना थ्रोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रोइंग कहलाता है। जब उसे -196 डिग्री से निकाला जाता है तब उसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए योग्य बनाया जाता है, उसे थ्रोइंग कहते हैं। ये कितने डिग्री पर होने पर इसे प्रयोग में लिया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका जो माप है वो है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग बुकों में आपको अलग मिलेगा, 32 से 45 मिलेगा, 40 से 45 मिलेगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट होगा वो होगा 37। वैसे आपको ये 32 से लेकर 45 तक भी देखने को मिल सकता है बुक्स में। 37 डिग्री पर है जो इसे, तो थ्रोइंग के अंदर जो वीर्य होगा उसका तापमान कितना रखा जाता है? तो 37 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के फायदे और नुकसान। कृत्रिम गर्भाधान करवाने के उसके कुछ फायदे भी होंगे और उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो सबसे पहले इसके फायदे। जब भी अपन कृत्रिम गर्भाधान करेंगे ना, तो जो सीमन प्रयोग में लेंगे वो अच्छे जो क्वालिटी का जो नर होगा उसका ही प्रयोग में लेंगे, खराब का थोड़ी लेंगे। नस्ल को अपने को और अच्छी करनी है, इसलिए अपन सबसे जो बेस्ट होगा वही सीमन उसका प्रयोग में लेंगे। तो इससे क्या होगा? जो आने वाली जो नस्ल होगी, जो बछड़ा होगा वो अच्छे किस्म का होगा, अच्छी नस्ल का होगा। तो इससे नस्ल सुधार होता है। क्या होता है? नस्ल सुधार होगा, क्योंकि अपन अच्छे सीमन का वहां पे प्रयोग करते हैं, उसका निरीक्षण होता है, उसका परीक्षण होता है, इन सबसे गुजर कर, इसीलिए अच्छे नस्ल का इसमें निर्माण होता है। देखिए, यौन संचालित रोगों में रोकथाम। इसमें यौन संचालित जो रोग है वो नहीं हो पाते। अगर मान लीजिए कोई नर है, उसमें कोई बीमारी है और मादा है, तो प्राकृतिक विधि से जब वो संभोग करेंगे तो वो बीमारी नर से मादा में और मादा से नर में जा सकती है प्राकृतिक विधि में। लेकिन कृत्रिम विधि में अगर बीमारी है भी, तो जब अपन इसका सीमन लेंगे और जब इसको टेस्ट के लिए भेजेंगे तो वहीं अपने को पता चल जाएगा कि ये जो सीमन है इसमें ये प्रॉब्लम है, इससे अपन कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। इसीलिए यौन संचारित रोग जो होंगे वो इसमें नहीं होंगे, और बीमारी से ग्रसित होगा अगर नर, तो वो अपने को इसके परीक्षण में पता चल जाएगा। इसीलिए अपन कृत्रिम गर्भाधान है वो वहीं पर रोक देंगे। प्राकृतिक समाधान में आने वाली समस्या का समाधान। प्राकृतिक समागम जो होता है, जो संभोग होता है, उसमें कई तरह की समस्या पशुओं को आती है। तो इस प्रकार की समस्या कृत्रिम गर्भाधान में नहीं रहता, आराम से स्टोर कर रखा है, जब लिया और उसके अंदर इसे डाल सकते हैं। अब इसके नुकसान देखिए, तो निपुण कार्मिकों की कमी। कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए अपने को निपुण कार्मिकों की जरूरत पड़ती है। फिक्स मात्रा में लेना पड़ता है, स्टोर इसको फिक्स तापमान पे रखना पड़ता है। फिक्स तापमान के बाद जब 37 डिग्री में होगा तब इसे काम में लेना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट धोए हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए, किसी भी प्रकार के उसमें बैक्टीरिया या नहीं होने चाहिए। तो निपुण कार्मिक होने जरूरी है। ठीक है, देखिए, वीर्य संरक्षण की कमी। और वीर्य जो संरक्षण है इसकी कमी भी होती है, तो ऐसे निकाल देते, तरल नाइट्रोजन नहीं है,
है तो उसको 100 डिग्री पे रख दिया, 50 पे रख दिया, जबकि रखना पड़ता है उसे -196 में, CO2 में रखना पड़ता है -79 में। और ये महंगा भी पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, दूसरी जगह से मंगवाना पड़ता है, ये कॉस्टली भी पड़ता है। देखिए तरल नाइट्रोजन में वीर्य को रखना आवश्यक, अन्यथा वह खराब हो जाता। तरल नाइट्रोजन में वीर्य को रखना जरूरी हो जाता, अन्यथा वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता। तरल नाइट्रोजन में रखते हैं अपन -196, CO2 के अंदर अपन रखते हैं -79। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे रखा जाता है, और CO2 में जब रखते हैं तो इसे रखते हैं 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे रखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। इसमें एक नली काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? स्ट्रॉ काम में लेते हैं। स्ट्रॉ होती है, नली काम में ली जाती है। तो जो स्ट्रॉ जो देते हैं ना, वो होती है, एक तो होती है जर्मन स्ट्रॉ। क्या होती है? जर्मन स्ट्रॉ होती है। एक होती है फ्रेंच मीडियम स्ट्रॉ, ठीक है। और एक होती है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी स्ट्रॉ काम में ली जाती है? तो ये वाली। भारत में कौन सी स्ट्रॉ काम में ली जाती है? तो ये जो वीर्य होता है उसको गर्भाशय के अंदर डालने के लिए जो स्ट्रॉ काम में ली जाती है, वो फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ काम में ली जाती है। इसके अलावा फ्रेंच में दो होती है, देखिए, एक होती है फ्रेंच मीडियम स्ट्रॉ, एक होती है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ, एक होती है जर्मन स्ट्रॉ। इसमें जो वीर्य रहता है उसका आयतन किस प्रकार से रहता है? देखिए, इसका आयतन जो है वो किस प्रकार रहता है। इसमें 0.5 इसका आयतन होता है, और इसमें होता है 0.25, और इसमें भी रहता है 0.25। इन दोनों का ये आयतन रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनेगा कि भारत में निम्न में से कौन सी स्ट्रॉ जो है वो काम में ली जाती है? ठीक है, तो कौन सी है भारत में काम में ली थी? फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ। ये इसका आयतन है। अब इसकी जो स्ट्रॉ होती है ना, इसकी लंबाई भी होती है। क्या होती है? लंबाई। तो इसकी जो लंबाई होती है ना, ये फ्रेंच वाली दोनों की होती है 133 ml होती है, मिलीलीटर। 133 ml होती है। इसकी होती है 65 ml। कितनी होती है? 65 ml इसकी लंबाई होती है। इसका व्यास भी होता है। क्या होता है? व्यास। इसका जो व्यास होता है ना, वो होता है, जर्मन के अंदर होता है 2.8, और मिनी के अंदर होता है 2, और इसका वापस होता है 2.8। ये भी ml। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कैसे रखना? देखिए, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.25, ये 0.5, ये इसमें अलग है। क्या है? अलग है। अब देखिए, इसमें 133, इसमें 133, इसमें क्या है? ये अलग है। क्या अलग है? इसमें ये अलग है। और यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों में ये सेम है, नीचे वाला क्या है? अलग है। तो सब में एक एक अलग है। 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो किससे संबंधित था? कृत्रिम गर्भाधान से। अब अपन देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, प्रजनन। क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन क्या है? प्रजनन। तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन वैसे 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। वैसे और प्रजनन की जो विधियां काम में ली जाती है वो है, पहली है अंत प्रजनन की विधि। कौन सी है? अंत प्रजनन विधि। अंत प्रजनन। एक होता है बहिर्प्रजनन। क्या होता है? बहिर्प्रजनन। अंत प्रजनन और बहिर्प्रजनन। एक होता है बहिर्संकरण। क्या होता है? बहिर्संकरण। और एक होता है संकरण। क्या होता है? संकरण। अंतःप्रजनन मतलब एक ही नस्ल जो आपस में एक जैसे होते हैं, एक ही नस्ल के नर व मादा के बीच में जो प्रजनन क्रिया करवाई जाती है उसे बोलते हैं अंतःप्रजनन। एक ही नस्ल में प्रजनन करवाना। एक ही नस्ल में, एक ही किस्म की नस्ल में प्रजनन करना या करवाना अंतःप्रजनन कहलाता है। बहिर्प्रजनन में क्या होगा?
वही प्रजनन में दो दो अलग अलग नस्लों में प्रजनन करवाना, दो अलग अलग नस्लों में प्रजनन करवाना, दो अलग अलग नस्लों में प्रजनन करवाना क्या कहलाता? बहिर्प्रजनन। अब है बहिर्संकरण। तो इसमें क्या होगा, ये और ये दोनों एक जैसे, देखिए इसमें दो अलग नस्लों में क्या करवाना? प्रजनन, जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में संभोग या प्रजनन नहीं हुआ हो। देखिए ये और ये दोनों सेम है। अंत प्रजनन मतलब एक ही नस्ल में प्रजनन करवाना, एक ही किस्म है, जैसे थार पारकर गाय है तो उसमें वही नर और उसी किस्म का जो है बैल लेकर उसमें प्रजनन। फिर इसमें दोनों अलग अलग नस्लों में अपन प्रजनन करवाते हैं, इसे बहिर्प्रजनन कहते हैं। और फिर बहिर्संकरण, तो इसमें दो अलग अलग नस्लों में प्रजनन करवाया जाता है, लेकिन 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में संभोग नहीं हुआ हो। 4 से 6 पीढ़ी ऐसी हो जैसे अपने होती है ना, दादा फिर पिताजी, इस पर। तो इनमें भी क्या होता है, जब 6 या 7 पीढ़ी पहले इनमें कभी संबंध हुए थे, कब? आज से लगभग 4 या 6 पीढ़ी पहले आपस में इन पशुओं में संभोग हुए थे, लेकिन अब लगभग 5 या 6 पीढ़ी हो चुकी है कि आपस में कभी इनका संभोग नहीं हुआ है। तो 5-6 पीढ़ी के बाद ये वापस संभोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बहिर्संकरण। ये दोनों में डिफरेंट रहेगा। संकरण में क्या होगा? बेस्ट नर व बेस्ट मादा का संकरण करवाना, मतलब क्रॉस करवाना। बेस्ट नर व बेस्ट मादा का संकरण करवाना। प्रश्न आपके इसमें से नहीं आएगा, आपके जो प्रश्न आएगा वो देखिए, वो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको याद रखना है संकरण। क्या याद रखना है? संकरण। क्या याद रखना है? संकरण। तो संकरण की जो नस्लें उत्पन्न की गई है क्रॉस, वो याद रखना है, हिसार डेल। क्या याद रखना है? हिसार डेल। ये जो भेड़ की नस्ल है ये विकसित की गई थी अपनी ये विकसित की गई थी अपनी बीकानेरी। किससे? बीकानेरी। ये विकसित की गई थी बीकानेरी भेड़, और उसके साथ इसमें गुणा किया गया था। सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल कौन सी थी? मैरिनो। कौन सी थी? मैरिनो। सबसे अच्छी जो इसमें दोनों अच्छी क्वालिटी की भेड़ यूज की गई है। ये सब संकरण करवाए ना तो अच्छी क्वालिटी से करवाएंगे। तो संकरण हमेशा बेस्ट नर व मादा के बीच में हुआ जाता है। हिसार डेल किसकी नस्ल है? तो पेड़ की है। बीकानेरी व मैरिनो के संकरण से इसे उत्पन्न किया गया। इसी तरह से अपन ने गाय की एक पढ़ी थी जरसिंध। कौन सी पढ़ी थी? जरसिंध में देखिए आप नाम से पता चल रहा है, जर से मतलब कौन सी गाय? जर से कौन सी आती है? जर्सी। कौन सी आ रही है? जर्सी। कौन सी आ रही है? जर्सी। कौन सी? तो जर्सी गाय। और इसका अपन कर सकते हैं सिंध से याद आ रहा, क्या आ रहा सिंध से? रेड सिंधी या लाल सिंधी बोलते हैं, जिसे रेड सिंधी भी बोलते हैं और लाल सिंधी भी इसे बोलते हैं। रेड आ जाए तो भी एक ही बात है, लाल सिंधी आ जाए तो भी एक ही बात है। एक और थी अपन ने पढ़ा था, कौन सी थी वो? कर्ण स्विस। और ये थी कर्ण फ्रीज। कौन सी थी? कहीं पे करण भी लिखा हुआ आ सकता है, कर्ण फ्रीज। करण की जगह करण भी हो सकता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए कर्ण फ्रीज पहले देख लेते हैं। इसमें HF होल्स्टीन फ्रीजियन। फ्रीज से याद रखना होल्स्टीन फ्रीजियन। और इसके अलावा जो इसके साथ नस्ल थी वो कौन सी थी? वो थी थार पारकर थी। कौन सी थी? थार पारकर गाय थी। और यहाँ पे जो थी ना कर्ण स्विस में देखिए S आ रहा है, स से याद रखना साहिवाल थी। कौन थी? साहिवाल के अलावा एक थी ब्राउन स्विस। कौन सी थी? ब्राउन स्विस। तो ये कुछ संकर नस्लें हैं जो आपको याद रखना है। इसमें से प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रखना। हिसार डेल, बीकानेरी और मैरिनो भेड़, ये भेड़ की है। ये किसकी है? ये भेड़ की नस्ल है। बाकी ये सब किसकी है? ये तीनों जो नस्लें हैं ये तीनों गाय की है। किसकी है? गाय की है। किसकी है? गाय की। तो जर्सी देखिए, जर्सी, सिंध से रेड सिंधी। कर्ण से क्या याद रखना? देखिए कर्ण स्विस, तो स्विस से याद रखना है अपने को ब्राउन स्विस। इसके पीछे भी स्विस और इसके पीछे भी स्विस। एक याद रखना है कि सबसे लास्ट में अक्सर स आ रहा है, स से याद रखना है अपने को
साहीवाल, क्या याद रखना है, साहीवाल। अभी मैं करण फ्रीज, तो फ्रीज से याद रखना, फ्रीज किस में आ रहा है, होल्स्टीन फ्रीजियन, तो फ्रीजियन आ रहा है होल्स्टीन फ्रीजियन। और एक याद रखना है अपने को, थार पार्कर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, थार पार्कर अपने को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको संकरण से संबंधित कोई नस्लों में पूछा गया तो इन में से पूछा जाएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको करना है, ठीक है, कर लिया ये। थैंक यू, हैव अ गुड डे।